सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका एक बार फिर से बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रोज़ एक नई अपडेट, जिसकी जो पूरा जो आधार होता है वो होता है सीबीएसई। चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग हो, कोई भी सीबीएसई से जुड़ा हुआ सर्कुलर पॉलिसी, या फिर हो कोई इंटरनेशनल या नेशनल कंपटीशन, सबसे पहले मिलता है आपको हमारे चैनल से अपडेट। तो चलिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि मुझसे अभी तक मेरे चैनल पे बहुत सारी जो है वैकेंसीज़ के बारे में भी मैं बताती हूँ, जो कि अगर आपने सीटेट कर लिया है, अगर आप किसी सीबीएसई के स्कूल में काम करना चाहते हैं, देश के एलीट स्कूल्स में आप काम करना चाहते हैं, चाहे हो वो कोई भी केवीएस हो, एनवीएस, या फिर हो आर्मी पब्लिक स्कूल, तो सभी के लिए गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। और अगर कोई वैकेंसी होती है तो उसकी भी वीडियोस मैं सबसे पहले आपके लिए अपडेट करती हूँ। पर इसी के साथ साथ एक प्रश्न जो हमेशा से उठता रहा है वो ये है कि मैम, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे भेज देने हैं, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा। चाहे हो कोई भी एडहॉक की वैकेंसी होती है या कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, अगर हम परमानेंट में नहीं हो पाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल भी ट्राई करते हैं। तो अब भाई, आज हम बात करेंगे कि इन जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए हम जहाँ पर भी जाते हैं या हम ट्राई करते हैं कि भाई हमारा जो सिलेक्शन है वो ऐसे एलीट क्लास स्कूल्स में, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप चाहते हैं तो आपको एक बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो जाननी ज़रूरी है। आज के सेशन में हम उसी के ऊपर बात करेंगे, जो कि है हमारा सरल सहज संडे सेशन। तो बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सरल सहज संडे में, जहां मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती हूं। चलिए, आज जो हमारा डाउट है वो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट, सबसे पहला सवाल जो था वो मेरे ये था कि मैम, व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एपीएस में अगर आपने डाला, ठीक है, अगर आपने फॉर्म डाला है एडहॉक का, कॉन्ट्रैक्चुअल का, या अगर आप रेगुलर भी डाल रहे हैं, तो इन दैट केस एक अलग से एक कंटेंट निकल के, एक अलग से एक जो है एक प्रैक्टिस निकल कर आती है, जिसको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें आपका एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा, बोले मैम, जब हम अप्लाई करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, जब हम अप्लाई करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, तब हम क्या करते हैं, अपने रिज्यूम के साथ साथ अपने ज़रूरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भेजते तो हैं। फिर ये दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का क्या मतलब है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब जान लीजिए कि कोई भी स्कूल होता है, जब जब आप उसे कोई भी चीज़ भेजते हैं, आपने एप्लीकेशन के लिए अपना सीवी भेजा और साथ में डॉक्यूमेंट्स भर करके भेजे, भले ही वो सेल्फ अटेस्टेड है, तब भी स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार आपके चेक करे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो सब रियलिटी में या ओरिजिनल में आपके पास हैं या नहीं। तो ये तो हो गया भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सीधी सी डेफिनेशन की, कुल मिलाकर ओरिजिनल कॉपी से आपको जो है मिलाया जाता है आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज से। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं व्हाट टू पोस्ट इन एपीएस टू गेट शॉर्टलिस्टेड। ये मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था पिछले दिनों, जिसमें मैंने बहुत सारी वैकेंसीज़ को अपने चैनल पर डाला है। मैं डालती रहती हूँ यूजुअली, अगर एपीएस में या एनवीएस में, केवीएस में कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी का डाला, तो मैंने वहाँ पे बोला कि आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना है और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भर के पोस्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि मैम, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको पोस्ट करने हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम जो है एनवेलप में भर के हम एपीएस को पोस्ट करेंगे, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक मेरे जो सब्सक्राइबर थे, उनका कम डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से उनका जो फॉर्म है वो वापस भी आ गया था एक आर्मी पब्लिक स्कूल से। तो इन दैट केस हमको पता भी तो होना चाहिए कि हमको पोस्ट क्या करना है। तो देखिए, सेकेंड इस सवाल का जो जवाब है वो है, बिल्कुल मैं आपको लिस्ट बताऊंगी पूरी की पूरी, कि जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल में, स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल में जब आप अप्लाई करें तो आपको क्या क्या भेजना होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपीएस में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी होती है। तो मैं आपको नंबर वाइज चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले होता है उनका एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है, उनका होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको उनकी पर्सनल वेबसाइट पर जाके मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर आप एपीएस ग्वालियर के लिए इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आपको एपीएस ग्वालियर की वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट से उनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म, हालांकि वो सारे एपीएसएस में लगभग सेम होता है, बट स्टिल अगर आप वेबसाइट पे जाके करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ऊपर जो नेम वगैरह लिखा होगा वो पूरा स्कूल का होगा, सबको जो जो जानकारी उन्हें चाहिए वो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लिख कर देते हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको सारी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर इन केस आपको ये पता नहीं चल पाता है कि भाई आर्मी पब्लिक स्कूल जिनमें भी हम अप्लाई कर रहे थे, मान लीजिए आपने एपीएस ग्वालियर के लिए अप्लाई किया और आपने वेबसाइट पर पूरा ढूंढ लिया, फिर भी आपको नहीं मिला, तो इन दैट केस क्या करना होगा? कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा सरल है कि एविस की वेबसाइट पर आप जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म एक कॉमन वाला जो एविस वाला होता है वो नहीं है, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और उसकी लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो उसकी चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। वैसे आई सजेस्ट कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करते हैं तो उसे उस पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ एकदम सही रहेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे पॉइंट पे कि हमें एपीएस में, चलिए ठीक है, हमने मैम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, इसके बाद हमने उसमें भर दिया, सारी चीज़ें भर दी कि भाई हमारी इतनी इतनी परसेंट है, इतना इतना हमारा एक्सपीरियंस है एंड ऑल। ठीक है, अब क्या होगा मैम, और क्या करना होगा? देखिए सेकेंड नंबर पे चीज़ आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंट्स। क्या आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं आपकी, कि आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले आती है आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की क्या आ जाती है? आपकी मार्कशीट। आपकी 12th की मार्कशीट आ जाती है, आपकी 10th की मार्कशीट आ जाती है। 10th की मार्कशीट के बाद, इसके बाद आपने अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है, मान लीजिए मैंने जो है 10th और 12th मेरी जब हो गई थी उसके बाद मैंने डीएलएड किया था, तो मैं अपना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का जो मेरी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी डाल दूंगी। ठीक है, डीएलएड के बाद जो है मैंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बीएससी या बीए जो भी आपने किया है, मैंने बीएससी किया था, तो उसकी मार्कशीट जो है मैं इसमें, इसका फोटोकॉपी आपका लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपकी, अगर आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है, बीएड आपने किया, जैसे मेरा जो है बीएड था तो मैंने बीएड का भी लगाया था, तो बीएड की आपकी मार्कशीट हो गई। आप एमएड कर चुके हैं, आप एमए कर चुके हैं, कुल मिलाकर आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनका आप फोटोकॉपी के रूप में पहले तो जो है उसकी छाया प्रति बनवाएं, फोटोकॉपी बनवाएं। फोटोकॉपी के ऊपर आपको क्या करना होगा वो सुन लीजिए। अब फोटोकॉपी आपने करवाई, ठीक है, ये मान लीजिए मेरी किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है, मेरे मार्क्स लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे अपने साइन करने हैं यहाँ। ठीक है, और नीचे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड। क्या लिख देना है? सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब ये कि मैं ये सत्यापित करती हूँ कि जिस चीज़ की मैं फोटोकॉपी आपको भेज रही हूँ वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। आपको इस तरीके से फोटोकॉपी का एक पूरा सेट बना लेना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि आपकी जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, उन सब का ब्यौरा आपको एक फ़ोटोकॉपी छाया प्रति सभी की ले लेनी है, अपना साइन करना है नीचे और लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, ये हो गई हमारी दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एपीएस में आपको इस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी चीज़ पे। तीसरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये आया कि मैम एपीएस की जो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होता है या जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें ये लिखा है कि भाई आपको 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। तो व्हाट इज़ डीडी?
थर्ड स्टेप में आपको करना है डीडी। ठीक है, अब डीडी का भी मैं आपको बता देती हूँ कि डीडी आप कैसे करेंगे। देखिए, आप अपनी बैंक में जाइए, जो भी आपके नाम पर कोई भी बैंक हो तो आप उस बैंक में जाइए। आप किसी और के चेक से भी ये कर सकते हैं। और जो है क्या कीजिए, आप डीडी बनवा लीजिए। 100 रुपीज़ आप बैंक में देंगे तो वो आपको डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 100 रुपीज़ बनाकर दे देते हैं। तो इस तरीके से डीडी आपको 100 रुपीज़ का बनवाना है। ये सारी चीज़ों को आप एक एनवलप में डालेंगे और उस स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से जो भी एडवर्टाइजमेंट में आपको एड्रेस दिया गया हो पर्टिकुलर, उसके अनुसार आप भेज देंगे, सो दैट आपका लास्ट डेट से पहले पहुंच जाए। और ये बिल्कुल सही, एकदम सटीक तरीका है चीज़ों को भेजने का। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको इसमें भेजनी है वो ये है, अब हम बात करेंगे फोर्थ चीज़ पर। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या करना है, अगर आप CSB का स्कोर कार्ड रखते हैं, आर्मी पब्लिक एविस एक एग्ज़ाम कराता है, OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आपके पास उसका स्कोर कार्ड है तो आप वो डालिए। ठीक है, अगर आपके पास CTET है तो CTET की मार्कशीट डालिए। ठीक है, 6th में अगर आपके पास जो है और भी कोई स्टेट टेट है, STET है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद 7th नंबर पे अब हम देखने जाएं तो 7th नंबर पे और क्या क्या डाल सकते हैं हम भाई। 7th नंबर पे आप डाल सकते हैं अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ज़रूर डालें भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी आप ज़रूर डालें। और साथ ही साथ में उस जो वहाँ पर आप जो रिज्यूम या पूरी जितनी भी चीज़ें भेज रहे हैं उसके अंदर अपनी एक फ़ोटो ज़रूर पेस्ट कर दें। हालांकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे देखा, इसमें फ़ोटो पेस्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप अपनी एक फ़ोटो तो ऑलरेडी चिपका कर देते ही हैं। तो ये जो 8 चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपके शॉर्टलिस्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आधे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और उन आधों के जो है तौर पर या आधे उनके बेस पर क्या किया जाता है, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। जबकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट वी डोंट नो कि हमको क्या भेजना है। तो मैंने आज आपको एक ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स का सेट जो मैंने आपको बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सो दैट आपको ये पता चले कि जब आप आर्मी पब्लिक स्कूल में करें अप्लाई तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें भेजने हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बन जाता है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर इंटरव्यू। ठीक है, अब आप इंटरव्यू देखिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू के समय जाते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेकर जानी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाने। देखिए, ये बिल्कुल लगभग वही क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंटरव्यू का ही एक पार्ट है या उसी दिन किया जाता है लगभग, मोस्ट ऑफ द केसेस इन टीचिंग जो वैकेंसीज होती है मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप APS में जाएंगे तो बिल्कुल सेम डे होता है। हो सकता है कि कुछ वैकेंसीज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से बुलाया जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू अगर आपका हो चुका है और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर दिया जाएगा। और किसी किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तब आपको इंटरव्यू में बैठाया जाता है। ठीक है, तो बोथ द केसेस आर डिफरेंट और बोथ मतलब दोनों ही चीज़ें लगभग कॉमन है, पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय रखे हुए हैं एनवेलप के अंदर, आप जो है इंश्योर कीजिए कि उन सब की ओरिजिनल कॉपी आप ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पर ये चीज़ ना बोलें कि मैम मेरा जो आधार है वो अपडेट नहीं हुआ है, या कुछ लोग होते हैं जिनका आधार कार्ड जो होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1998 और एक्चुअल में उनकी डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट्स में लिखी है वो लिखी है 1999। तो देखिए, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि लोग चाहते हैं कि आपका एटलीस्ट जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका जो जितना भी डेटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम कंप्लीट होने चाहिए। और कंप्लीट का मतलब जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जो माता पिता का नाम लिखा हुआ है, वो सेम एज जो है आपके डॉक्यूमेंट से भी मैच जो है वो
होना चाहिए। तो बेटर कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को पहले से तैयार करके रखें, सो दैट जब बिल्कुल मौका आए या बिल्कुल आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ भाई अब हमको डालना है, अप्लाई करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ जाए, तो उस टाइम पे आप ऐसा ना सोच रहे हो कि अरे मैंने तो अपना आधार कार्ड अपडेट ही नहीं कराया, अरे मुझे तो लगता है कि मेरी जो मार्कशीट है उसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिख गई। तो ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप जो है पहले से अपडेशन अपना करके रखें, सो दैट आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए, आज के सरल सहज संडे में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सरलता और सहजता के साथ सारी चीज़ें इस रविवार को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए, सो दैट जो चीज़ों को नहीं जानते हैं उनको भी इसे समझने का पूरा पूरा मौका मिल सके। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।